बोनजोर सिट्रोएन, स्वागत है आपका भारत में। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोटरॉइड्स में। सिट्रोएन जो कि एक जाना माना फ्रेंच कार मेकर है, वो भारत में पदार्पण कर चुका है और आज हम इनकी जो पहली गाड़ी है भारत के लिए, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस, उसे चला रहे हैं। और आपने इस गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी सुना होगा। यहाँ पर जो बड़ा क्लेम है सिट्रोएन का वो ये है कि ये गाड़ी सेगमेंट लीडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और आज मैं आपको इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे पहले इसलिए ले आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब शायद सबसे पहले चाहिए होगा। और किसी गाड़ी के कंफर्ट का जो एक पैमाना है वो किसी गाड़ी को चला करके ही आप पता कर सकते हैं। तो इसलिए आज ये ज़रूरी था कि हम लोग इस गाड़ी का जो रिव्यू है इसे स्टीयरिंग के पीछे से ही शुरू करें। अब ये जो कंफर्ट है, इसका कारण क्या होगा? क्या कारण है कि सिट्रोएन जो है उनका ये मानना है कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी होगी? अब कंफर्ट जो है इसका एक बहुत बड़ा जो पैरामीटर है वो सस्पेंशन होता है। और यहाँ पर सामने मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन है और पीछे ट्विस्ट बीम एक्सेल है। लेकिन दोनों ही जगह यहाँ पर एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो कंप्रेशन और रिबाउंड होता है, इसमें हाइड्रोलिक प्रोग्रेसिव कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ दूसरी गाड़ियों में मैकेनिकल कुशनिंग होती है, मैकेनिकल स्टॉप होता है, यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टॉप, प्रोग्रेसिव स्टॉप का यूज़ किया गया है, जिससे कि एक बेहतर कुशनिंग मिलती है, एक ज़्यादा अच्छी राइड मिलती है, जिससे कि सिट्रोएन एक मैजिक कारपेट राइड के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर यह बात जानने योग्य है कि आगे आपको कंप्रेशन और रिबाउंड दोनों के लिए ही एक हाइड्रोलिक प्रोग्रेसिव कुशनिंग मिलती है, लेकिन पीछे सिर्फ कंप्रेशन के लिए ये चीज़ मिलती है। लेकिन क्या ये काम करती है? तो ये बात मैं आपको बहुत ही जाहिर तौर पे अभी कह सकता हूँ कि राइड क्वालिटी और कंफर्ट के मामले में जो सिट्रोएन के यहाँ पर क्लेम्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ये जो गाड़ी है ये सेगमेंट की डेफिनेटली सबसे ज़बरदस्त राइड क्वालिटी वाली गाड़ी है। यहाँ पर जो कुशनिंग है ये बहुत ही अच्छी है और ये गाड़ी ख़राब रास्तों को अपनी स्ट्राइड में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लेती है। तो अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं इस रिव्यू का आगाज़ करते हुए ही आपको बोल देता हूँ कि ये जो गाड़ी है ये वाकई में बहुत कंफर्टेबल है और इस सेगमेंट को डेफिनेटली कंफर्ट के मामले में लीड करती है। यहाँ पर जो कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पर जो ट्रैक है इस गाड़ी का वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और उसके अलावा कंफर्ट में इजाफा करने के लिए आपको जो सामने की विंडशील्ड है ये डबल लैमिनेटेड मिलती है। जो साइड विंडोज़ हैं यहाँ पर आपको अकूस्टिक ग्लास मिलता है, जिससे कि जो इंसुलेशन है, नॉइस इंसुलेशन, बाहर का जो एम्बिएंट नॉइस है या फिर टायर नॉइस है, विंड नॉइस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंदर ना आ पाएँ। इंजन बे में भी इंसुलेशन के लिए ख़ास ध्यान रखा गया है। जब मैं इंजन बे खोलूँगा तब वो आपको दिखाऊँगा। इन सब चीज़ों के कारण अंदर इंसुलेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है और इसके साथ साथ जो सस्पेंशन है, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर इसे बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी बना देती हैं कंफर्ट के लिहाज से। तो ये जो चीज़ है ये वाकई में सही है। राइड क्वालिटी और इंसुलेशन इस गाड़ी का वाकई में बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी गाड़ी को एक कंफर्टेबल कार बनाने के लिए, वो है उसका इंजन और ट्रांसमिशन। और यहाँ पर एक 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर कोई पेट्रोल नहीं है और ये इंजन भी बहुत ही सिल्कन रिफाइंड इंजन है। इस सेगमेंट का सबसे रिफाइंड, सबसे सिल्कन और सबसे प्रोग्रेसिव, यानी कि यहाँ पर आपको जो टर्बो लैग महसूस होता है दूसरी गाड़ियों में वो सबसे कम महसूस होगा। बहुत ही सिल्की स्मूथ इसकी पावर डिलीवरी है, तो वो भी इसका जो कंफर्ट है उसके अंदर डेफिनेटली एक इजाफा करता है। अब यहाँ पर पावर जो है, पीक पावर वो है 177 PS की 3750 RPM पर, और जो पीक टॉर्क है वो है 400 न्यूटन मीटर्स की। ये पीक पावर बनती है 2000 RPM पर। अब अगर आप इसे सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो जो जीप में इंजन लगा हुआ है या फिर टाटा हैरियर या सफारी में या फिर MG हेक्टर में इंजन लगा हुआ है, वो 2 लीटर डीजल इंजन जो है वो 170 PS की पीक पावर बनाता है और 350 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क बनाता है। यहाँ पर आपको पावर 7 PS ज़्यादा मिलती है और 50 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क ज़्यादा मिलती है। Hyundai Tucson जो कि इस गाड़ी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाला है, वहाँ पर आपको पावर ज़रा ज़्यादा मिलती है, अबाउट 6 PS पावर वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी 183 PS के साथ। लेकिन टॉर्क यहाँ पर भी उतनी है और ये गाड़ी बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करती है। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है ये बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है। ये जो 8 स्पीड ट्रांसमिशन यहाँ पर डाला गया है, ये भी इंजन की तरह इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन में से एक है। बहुत ही क्विक और बहुत ही इम्परसेप्टिबल शिफ्ट्स के साथ ये बहुत ही स्मूथ लगता है, आपकी गाड़ी को एक सही गियर में रखता है सही वक्त पर, और इसे चलाते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एफर्टलेस गाड़ी चला रहे हैं। तो उससे भी जो आपका कंफर्ट है उसमें डेफिनेटली एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा होता है। ये जो इंजन है ये बहुत लीनियर है, जैसा मैंने आपको बताया। जैसा कि जनरली आप देखते हैं 1100-1200 RPM पे जनरली एक जो डीजल इंजन है ज़्यादा फोर्सफुल नहीं लगता है, वैसा यहाँ पर नहीं है। एकदम बॉटम ऑफ द रेव रेंज में भी ये इंजन जो है
वहाँ पर आपको एक काफ़ी रिएश्योरिंग पुल मिलता है। तो जो लोअर ड्राइव्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी स्मूथ येट काफ़ी फोर्सफुल लगने के कारण ये इंजन आपको बहुत ही एफर्टलेसली ड्राइव करने के लिए प्रेरणा देता है और आपको ये गाड़ी जो है इसे चलाते हुए बहुत ही मज़ा आता है। इसे आपको ऑन द बॉयल जिसे बोलते हैं हाई रेव्स में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और उसके कारण जब आप अपना राइट पेडल प्रेस करते हैं तो बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही सीमलेसली ये गाड़ी आगे बढ़ती है और इसके कारण भी जो कंफर्ट का एक आभास है उसमें एनहांसमेंट होता है। सीट जो है यहाँ पर जो कुशनिंग है इस पर भी खास ध्यान दिया गया है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं जहाँ पर फोर एफ्ट और रिक्लाइन एंगल जो है ये इलेक्ट्रिकल है और लंबार सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मैकेनिकल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके कंफर्ट में डेफिनेटली इजाफा करती हैं और इसे काफ़ी कंफर्टेबल बनाती है। लेकिन क्या ये गाड़ी क्विक भी है, क्या ये फास्ट चलती है, क्या इसकी हैंडलिंग अच्छी है? तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है ये भी काफ़ी क्विक है। 0 to 100 10 सेकंड से बस ज़रा ज़्यादा में करती है और ये इस सेगमेंट की सबसे क्विकेस्ट 0 to 100 करने वाली कार्स में से एक है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कहीं पर कोई समझौता नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं और ऑल्दो आप इसे एक बहुत ही क्विक DSG की शार्पनेस के साथ कंपेयर शायद नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये जो शिफ्ट्स हैं यहाँ पर काफ़ी क्विक हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं 4th में हूँ, 5th, 6th और जो रिस्पॉन्स है गियर्स का वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। तो काफ़ी क्विक गियर शिफ्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट गियर शिफ्ट्स हैं और ये भी इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है, आपकी जो ड्राइव फील है उसमें इजाफा करता है। यहाँ पर जो ड्राइव सेलेक्टर है ये भी बहुत कुछ अलग किस्म का बनाया हुआ है और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पार्किंग वाला बटन है और यहाँ पर आपको एक छोटा बटन मिलेगा अनलॉक का, जिसे प्रेस करने के बाद आप ड्राइव, न्यूट्रल या रिवर्स चूज़ कर सकते हैं और ये बटन यहाँ पर जो है इसे आप प्रेस करके मैनुअल मोड में जा सकते हैं। इसके अलावा 2 और यहाँ पर मोड हैं जिनके बटन्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इको और स्पोर्ट मोड्स। और इन सभी मोड्स के अलावा आपको ट्रैक्शन मोड्स भी मिलते हैं या ग्रिप मोड्स जिसे सिट्रोएन कहना पसंद करता है। और ये मोड जो हैं उसमें से आप ये डायल जो है इसे यूज़ करके चूज़ कर सकते हैं। अब ये मोड जो है जब सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस पहली बार आया था तो एक बड़ी नॉवेल्टी थी। यहाँ पर केवल 2 व्हील ड्राइव सिस्टम को यूज़ करके जो ESP है और जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है उसे यूज़ करके मामूली जो सॉफ्ट रोडिंग ट्रिकी कंडीशंस है वहाँ पर आपको ज़रा एक्स्ट्रा ट्रैक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ये गाड़ी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि टाटा हैरियर में भी इस तरह के कुछ मोड्स आए, किया सेल्टॉस और उसके बाद ह्यूंडई क्रेटा के अंदर में भी हमने ये मोड्स देखे, फिर हमने किया सोनेट में भी इस तरह के मोड्स देखे। तो ये मोड जो है अब एक नॉवेल्टी नहीं है और कुछ लिमिटेड यूज़ भी है इनका, जहाँ पर एक नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव सिस्टम आपको शायद एक कम ट्रैक्शन वाली सिचुएशंस बाहर ना निकाल पाए, ये मोड जो है ये आपको वहाँ से बाहर निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको सैंड मोड, मड मोड, स्नो मोड, नॉर्मल मोड और इसके अलावा एक ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ मोड मिलता है। तो इन सब मोड्स में से आप चूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जितना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये कुछ हद तक काम करता है। इसके अलावा जो विजिबिलिटी है यहाँ से बहुत अच्छी है, एक बड़ी SUV-इश एक ऊंची ड्राइव फील आपको यहाँ से मिलती है। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट जो है वो आपको नज़र आता है और अगर कोई गाड़ी अगर आपकी ब्लाइंड स्पॉट में है तो ये गाड़ी जो है ये ब्लिंक करती है, रेड कलर की लाइट यहाँ पर ब्लिंक होती है जिससे कि आपको मालूम पड़ जाता है कि कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में है और आप अलर्ट हो जाते हैं। स्टीयरिंग जो है ये भी काबिले तारीफ़ है, यहाँ पर स्टीयरिंग काफ़ी डायरेक्ट है और आपको गाड़ी को सड़क के ऊपर एकदम प्रिसाइसली प्लेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्टीयरिंग में वेट बिल्कुल ठीक है और अपने वाइड ट्रैक और बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप सस्पेंशन के साथ ये गाड़ी बहुत ही प्रेडिक्टिवली ड्राइव करती है। इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, 2,500 RPM के आसपास आपको एक हल्का सा टॉर्क स्टीयर ज़रूर महसूस होता है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये बहुत प्रेडिक्टेबल है और बहुत एन्जॉयबल भी है। हार्ड कॉर्नरिंग के दौरान अपनी सफल राइड के कारण शायद आपको लगे कि थोड़ा हल्का सा इसमें बॉडी रोल है, लेकिन ये गाड़ी बहुत एन्जॉयबल है। आप एज एन एंथुसियास्ट भी इसे बहुत फास्ट चला सकते हैं और बिल्कुल फ्लैट राइड करती है। इसका जो सस्पेंशन है बहुत एब्जॉर्बेंट है और ये ख़राब रास्तों के ऊपर भी इसे तेज़ चलने में बहुत मदद करता है। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई और फॉर एन एवरीडे यूज़र हु वांट्स कंफर्ट और एक एंथुसियास्ट के लिए भी, मेरे ख्याल से दोनों के लिए ये गाड़ी बहुत ही उपयोगी बन के सामने आएगी।
फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर अगर आप ARAI नंबर्स देखें तो 18.6 kmpl के हैं और रियल वर्ल्ड में भी ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करेगी। सिटी में 14 kmpl और हाईवे पर 18-19 kmpl। इन नंबर्स के साथ ये इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो अपने सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बोज में से एक है। एक तो क्या मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और खासतौर पर ऑटोमेटिक के लिए ये नंबर्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। यहाँ पर अगर आप राइड क्वालिटी की बात करें सेगमेंट के लिहाज से तो मेरे ख्याल से Hyundai Tucson की राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन उसे भी बेस्ट करना, उसे भी इम्प्रूव कर डालना मेरे ख्याल से एक बड़ी फीट है। और यहाँ पर Citroën को फुल मार्क्स देने होंगे कि उन्होंने यहाँ पर जो बेंचमार्क सेट किया है वो वाकई में एक बहुत हाई स्टैंडर्ड है और वो जो क्लेम कर रहे हैं कंफर्ट को लेकर के वहाँ पर उनका क्लेम बिल्कुल सही है। ये बहुत ही कंफर्टेबल कार है और ये जो कंफर्ट है ये बहुत सारी चीज़ों में झलकता है, बहुत सारी चीज़ें साथ आके इस कंफर्ट को एनहांस करती हैं। और अगर आप ये गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर लेकर के जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके कंफर्ट की, परफॉर्मेंस की, लेकिन C5 एयरक्रॉस असल में है क्या, ये कितनी बड़ी गाड़ी है? अगर आप इसे कंपेयर करना चाहें साइज़ के मामले में तो कौन सी गाड़ियों से ये कंपेयर की जा सकती है? अब अगर आप इसे विजुअली देखें तो बड़ी ही चंकी, बड़ी ही फंकी, बड़ी मस्कुलर लगती है। एक ख़ास बात यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कहीं पर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रीजेस नज़र नहीं आएंगी, बहुत तीखी लाइनें नज़र नहीं आएंगी। ये काफ़ी मस्कुलर है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, चंकी है, लेकिन जैसा Citroën कहना चाहता है एरोगेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो मसल है इसका एक बल्ज ज़रूर है, लेकिन शार्प लाइन से इसे डिफाइन नहीं किया गया है। और इसका जो विड्थ है ये अपने आप में इसे एक काफ़ी ब्रॉड स्टैंस देकर के काफ़ी एसयूविश लुक देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस सेगमेंट में और जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर आप इसे Tucson से कंपेयर करें, इवन हैरियर जैसी वाइट गाड़ी से कंपेयर कर लें, हेक्टर से कंपेयर करें, जीप कॉम्पस से कंपेयर करें या फिर स्कोडा कारोक से कंपेयर करें, तो ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वाइड गाड़ी है और ये इसके अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। सबसे ज़्यादा वाइड होने के साथ साथ अगर आप इसके व्हील बेस की भी बात करें तो ये हेक्टर और हैरियर के बाद तीसरी सबसे लंबे व्हील बेस वाली गाड़ी है। ये काफ़ी ऊंची भी है और ये MG हेक्टर के बाद दूसरी सबसे ऊंची गाड़ी है। लंबाई में भी ये हेक्टर और हैरियर के बाद सबसे लंबी गाड़ी है। और अगर आप इसको इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर यानी कि Tucson के साथ कंपेयर करें तो उससे ये हर लिहाज से बड़ी है। ये एक काफ़ी बड़ी गाड़ी है और इसीलिए इसके अंदर जो स्पेस है वो भी काफ़ी लिबरेट हो गया है। तो अंदर का स्पेस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक प्रीमियम गाड़ी है और हैरियर या हेक्टर के साथ आप इसे पोजीशनिंग के तौर पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। Hyundai Tucson या फिर जीप कॉम्पस या फिर स्कोडा कारोक कहीं ना कहीं, या फिर Volkswagen ऑल स्पेस जो कि 7 सीटर है, लेकिन Citroën इस गाड़ी को ऑल स्पेस के साथ भी कहीं ना कहीं तराजू पे तोलना चाहता। तो एक प्रीमियम इंटरनेशनल गाड़ी है, CKD गाड़ी है और ज़रा महंगी आएगी। तो ये जो है आप 25 to 30 लाख रुपीज़ वाली रेंज में इस गाड़ी को देखिए और ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी आकर्षक लगती है, काफ़ी चंकी है, काफ़ी मस्कुलर है, लेकिन यहाँ पर कोई शार्प क्रीजेस नज़र आपको नहीं आएंगी। ये जो डिज़ाइन है ये अपना एक अलग व्यक्तित्व लिए हुए है और Citroën हमेशा से ही अपने बड़े बोल्ड डिज़ाइंस के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट 1955 में पेरिस मोटर शो में जब उन्होंने अपनी DS को दिखाया तो लोगों ने कहा कि ये तो एक फ्लाइंग सॉसर या फिर UFO है, इतनी ज़्यादा वो गाड़ी एरोडायनामिक थी। इसके अलावा 1974 में भी उनकी एक गाड़ी थी CX जो कि काफ़ी एरोडायनामिक थी और हमेशा से ही इनकी गाड़ियाँ डिज़ाइन के मामले में अपना एक अलग व्यक्तित्व लिए हुए हैं। इनकी C4 कैक्टस को डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 2015 में। तो इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं ये काफ़ी बोल्ड होती हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट करने से हिचकिचाते नहीं हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि C5 एयरक्रॉस जो है ये भी एक अपनी पर्सनैलिटी लिए हुए है और जो नॉर्मल टेम्पलेट होता है गाड़ियों के डिज़ाइन का उससे कुछ अलहदा, कुछ अलग है। यहाँ पर बॉनेट अगर आप देखेंगे तो दो बहुत ही प्रोनाउंस्ड यहाँ पर स्कूप्स आपको नजर आएंगे। उसके अलावा ये जो Citroën का लोगो है इसे यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर LED DRLs और LED ब्लिंकर्स हैं और जो रेडिएटर ग्रिल है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से डाले गए क्रोम एक्सेंट्स हैं। रेडिएटर ग्रिल के ऊपर यहाँ पर आपको एक ग्रे एक्सेंट मिलेगा और ये जो एक हाईलाइट है नीचे बम्पर पर, ये सैटिन सिल्वर के अंदर आपको दो ऑलमोस्ट ट्रेपेजॉइडल फॉग वेंट्स मिलते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी एक मस्कुलर अपील को काफ़ी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो इसका जो बॉनेट है काफ़ी हाई है और एक प्रॉपर मस्कुलर स्टांस जो है उसे ये अंडरलाइन करता है। नीचे यहाँ पर जो आप फॉग लैंप्स देख रहे हैं यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिलता है और आपको यहाँ पर सामने
फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नज़र आ रहे होंगे। नीचे वाला जो बम्पर है यहाँ पर आपको वेंट मिलेगा जो कि रेडिएटर को हवा फीड करता है, और यहाँ पर भी आपको वेंट मिलेगा जो कि इस काफ़ी बड़े रेडिएटर को काफ़ी खुले तौर पर हवा फीड करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 वेरिएंट्स हैं, फील और शाइन, और यहाँ पर आपको ये जानकर के खुशी होगी कि सिट्रोएन ने जो बेस फील वेरिएंट है उसे भी फीचर्स से लैस कर दिया है। लेकिन सिर्फ 3 ऐसे डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों गाड़ियों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। और पहला डिफरेंस है ये जो लाइटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैलोजन रिफ्लेक्टर्स हैं, लेकिन आपको शाइन वेरिएंट में यहाँ पर LED लैंप्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको शाइन में टेल गेट पावर्ड मिलता है, और तीसरी चीज़ वहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि इलेक्ट्रिक है। इन 3 चेंजेस के अलावा जो यहाँ पर बहुत सारी फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो सारी आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलती हैं। यहाँ पर 4 कलर्स उपलब्ध हैं आपके पास, ये ब्लैक, एक ग्रे, एक लाइट ब्लू और एक वाइट। अब चूंकि ब्लैक के ऊपर अगर आप ब्लैक करेंगे तो ब्लैक ही हो जाएगा, इसके लिए ब्लैक को छोड़ करके जो बाकी तीनों कलर हैं वहाँ पर आपको बाई टोन कलर्स में रूफ अवेलेबल है, जहाँ पर आपको जो नीचे वाला कलर है वो जो बाकी 3 कलर हैं उसमें मिलता है, और रूफ जो है ये ब्लैक कलर में मिलती है। एक और बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पर वाइट कलर स्पेशल है, क्योंकि वाइट कलर में आपको ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है ये एक कॉन्ट्रास्टिंग स्पॉटी रेड में नज़र आएगा। इसके अलावा जो रूफ रेल्स हैं ये भी नीचे वाला पोर्शन आपको रेड एक्सेंट्स के साथ मिलेगा, और यहाँ पर भी ये जो एक ट्रेपेजॉइडल एक्सेंट आप देख रहे हैं इस चंकी मोल्डिंग के ऊपर, ये भी रेड में नज़र आएगा। तो इन सब चेंजेस के साथ जो वाइट कलर है वहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पोर्टी एक्सेंट्स हैं और वो ज़्यादा उभर के सामने आता है और बहुत ही स्पोर्टी लगता है। तो ये बात हो गई सामने की, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर इंसुलेशन पर भी खास ध्यान दिया गया है, और मैंने आपको बताया था मैं आपको इंजन खोल करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर इंसुलेशन किस तरह से किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं है, तो आपको बॉनेट जो है उसे इस तरह से रेस्ट करना होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इंसुलेटिंग मटेरियल कितना ज़्यादा लगाया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इंजन के ऊपर भी देखेंगे तो आपको इंसुलेटिंग मटेरियल नज़र आएगा, और ये साउंड डेडनिंग मटेरियल जो है ये आपको बहुत सारी जगहों पर नज़र आएगा। तो ये जो ख़ास ध्यान दिया गया है इंजन की साउंड को और वाइब्रेशंस को अंदर आने से रोकने के लिए, ये जब आप कैबिन में बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको महसूस होता है। शीट मेटल बहुत सॉलिड है, डोर्स को जब आप बंद करते हैं तो एक बड़ी सॉलिड फील आती है। चलिए हम लोग इस गाड़ी को अब साइड से देखते हैं, और यहाँ पर एक विशेषता जो है वो ये है कि आपको 18 इंच के बड़े व्हील्स मिलते हैं, सामने और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और आप अगर इसकी निचली स्टाइलिंग को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये प्लास्टिक के ब्लॉक्स इसे एक बड़ी ही चंकी लुक प्रदान करते हैं, और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल शेप है ये इसका एक व्यक्तित्व जो है उसे और भी उभार करके सामने लाता है। ये जो क्रोम मोल्डिंग आप चारों तरफ देख रहे हैं ये सिर्फ इस एरिया को कवर नहीं करती है, बाकी तीनों तरफ से ये जो ग्रीन हाउस है उसे कवर करती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये LED ब्लिंकर्स भी नज़र आएंगे। रूफ रेल 2 टोन है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं इसे देखूँ तो ये डेफिनेटली ऑलमोस्ट 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ख़राब रास्तों पर बहुत आराम से जा सकती है ये गाड़ी। आपको अगर नीचे कुछ ज़्यादा बड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं या फिर नीचे कुछ अवरोध हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो टायर्स हैं ये ख़ास मेंशन के योग्य हैं, क्योंकि यहाँ पर मिशलिन के जो प्रीमेसी 3 ST टायर्स हैं इनसे ग्रिप बहुत ज़बरदस्त मिलती है। ये 235 सेक्शन टायर्स हैं, और इस गाड़ी को जब मैंने आज घाट सेक्शंस में एक्सप्रेस वे पर काफ़ी तेज़ चलाया तो इनसे ग्रिप मुझे बहुत ज़बरदस्त मिली। यहाँ पर जो व्हील आर्चेज़ हैं इन्हें ये व्हील्स बहुत अच्छे से फिलअप करते हैं, और जो एक वेल प्रोपोर्शन स्टांस है इस गाड़ी का उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर जो विंडो है ये भी एक ख़ास मेंशनेबल चीज़ है, क्योंकि ये जो पीछे वाला पैनल है ये इस विंडो को काफ़ी बड़ा बना देता है, और इससे अंदर एयरीनेस का आभास जो है वो और ज़्यादा एनहांस होता है। और उसके बाद आपको एक और पीछे ये छोटा क्वार्टर पैनल मिलता है जिससे अंदर और ज़्यादा लाइट आपको मिलती है। तो यहाँ पर जो विंडो एरिया है ये बहुत ही बड़ा है, और इससे अंदर एक लाइट और एयरीनेस का एहसास जो है ये बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब यहाँ पर पीछे जो स्पॉइलर है ये भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, और उसके साथ ही यहाँ जो पीछे आप ये एग्जॉस्ट देख रहे हैं ये ट्रेपेजॉइडल एग्जॉस्ट भी एक्चुअली एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर है नीचे एक ट्विन एग्जॉस्ट। तो ये जो है ये 4 एग्जॉस्ट हैं, और देखने में इसे काफ़ी खूबसूरत बना के सामने लाते हैं। यहाँ पर आपको रेयर फॉग लैंप्स नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टाइलिंग एलिमेंट है वो है इसकी ये 4 रेक्टेंगल्स वाली एक 3D किस्म की LED लाइटिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे
अगर आप पीछे से देखेंगे तो और किसी और गाड़ी के लिए मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिट्रोएन का लोगो है और उसके साथ ही यहाँ पर सिट्रोएन की लेटरिंग भी है। एक ही कैमरा है यहाँ पर और ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो बेहतर की जा सकती थी। एक काफ़ी प्रीमियम गाड़ी बन के सामने आने वाली है और यहाँ पर फीचर्स जो हैं मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं यहाँ पर। तो एक 360 डिग्री कैमरा भी होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा होता, विंग में भी यानी कि ORVMs में भी कैमरा होता तो बहुत अच्छा रहता। तो चलिए अब हम लोग इस गाड़ी को ज़रा अंदर से देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसका जो लुक है ये बहुत अच्छा है। हो सकता है आप में से जो ज़्यादा कन्वेंशनल सोच वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन ये डेफिनेटली एक हेड टर्नर है। और आज जब हम इसे शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को हमने अपना कैमरा निकाल करके इसकी फ़ोटोज़ लेते हुए देखा, जिससे समझ में आता है कि ये गाड़ी कितने अच्छे से वेल प्रोपोर्शनड है और कितनी ज़्यादा आई कैचिंग है। यहाँ पर इसके हॉन्चेस भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस लिए हुए है। यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। कुछ और चीज़ें जो जानने योग्य है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इस गाड़ी की है, बहुत ही प्रीमियम दिखने वाली की, जहाँ पर आपको सिट्रोएन का की रिंग भी मिलता है और यहाँ पर सिट्रोएन की ब्रांडिंग मिलेगी। लॉक, अनलॉक और लाइट का बटन है। अब देखिए, मैं इस गाड़ी को लॉक कर देता हूँ और उसके बाद ये जो मिरर्स हैं ये फोल्ड हो जाएंगे और फिर अगर आप ये लॉक बटन फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सामने वाली जो दोनों विंडोज़ हैं इनके जो ग्लासेस हैं ये ऑटोमेटिकली रोल अप हो जाएंगे। तो ये एक एडिशनल फ़ीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, यानी कि आपको अगर आप चाबी जेब में लेकर के चल रहे हैं तो आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा जो पहले आपने भारत में कम से कम इस सेगमेंट की गाड़ियों में कभी कुछ नहीं देखा होगा। यहाँ पर जो सीट्स का शेप है, जो डैशबोर्ड है और जो ओवरऑल इंटीरियर का एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पर सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस के इंटीरियर की। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको आकर्षित करेगी यहाँ पर वो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन सीट्स, जो कि आपको आपके घर में जो आपका आरामदायक फर्नीचर होता है, जो आपका लाउंज या फिर सोफ़ा होता है, उसकी याद दिलाएगी। और ये कंफर्ट क्लास का जो मार्केटिंग टैगलाइन है उसे सार्थक करती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सीट्स हैं ये वाकई में बहुत कंफर्टेबल हैं और उनका स्टाइलिंग कुछ इस तरह से किया गया है कि ये बहुत वाइड और बहुत ही प्लश दिखने वाली सीट्स हैं और वाकई में बहुत आरामदायक हैं भी। तो ये जो एक स्टाइलिंग है इनकी सीट्स का, ये इस गाड़ी का एक बड़ा हाईलाइट है। उसके अलावा अगर आप डोर पैनल्स भी देखेंगे यहाँ पर तो इन्हें कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकलिटी और स्पेस है ये बहुत ज़्यादा खुल के सामने आया। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरी तरह से ओपन पैनल दे दिया गया है नीचे, तो यहाँ पर आप एक बड़ी बॉटल को भी लिटा करके आराम से डाल सकते हैं। तो ये जो एक स्पेस का आभास है इसका खास ध्यान रखा गया है। अंदर बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं और क्वालिटी जो है ये भी बहुत अच्छी है। ऊपर वाला ये जो पूरा पार्ट है ये सॉफ्ट टू टच है। यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक शेप्स दी गई हैं आपको और ये जो टच पॉइंट्स हैं ये भी एक हाई क्वालिटी लाइट ग्रे लेदर में फिनिश किए गए हैं। यहाँ पर सारी विंडोज़ वन टच अप एंड डाउन है और आपको इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिलते हैं मिरर्स के लिए। सैटिन सिल्वर डोर पुल्स और सैटिन सिल्वर ट्रेपेजॉइडल डोर हैंडल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर एक 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। तो ये जो डोर पैनल है ये देख करके ही समझ में आता है आपको कि ये जो गाड़ी है ये काफ़ी स्पेशियस होगी। एक और ज़रूरी चीज़, ये जो डोर्स हैं ये सिल्स के नीचे तक जाते हैं, यानी कि जब आप गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या जा रही हैं तो आपकी ड्रेस ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर आपको सिट्रोएन की ब्रांडिंग मिलती है जो कि ब्रश्ड एल्यूमिनियम में फिनिश की गई है और ये सारी चीज़ें आपको बेस फील वेरिएंट में भी मिलती हैं। सीट जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक हैं, 4 एफ्ट हाइट और रिक्लाइन एंगल के लिए, लेकिन लंबार जो है वो मैकेनिकल यानी मैनुअल है। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये जो सीट है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन पैसेंजर साइड सीट जो है इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हाइट एडजस्टेबिलिटी आपको मिलती है। सीट हाइट आइडियल है, हालांकि ये काफ़ी ऊंचा एसयूवी है, लेकिन जो छोटे कद के लोग हैं या मीडियम कद के लोग हैं वो भी बड़े आराम से इसमें बैठ सकते हैं। आपको क्लाइंब भी नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो है ये मेटल पेडल्स और इसके ऊपर आपको रबर ग्रिप्स भी मिलते हैं, तो ये देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर आपको ये चाइल्ड लॉक और एंटी इंट्रूजन अलार्म के लिए बटन्स हैं। एक छोटा कंपार्टमेंट है यहाँ पर लेवलर है, यहाँ पर एक कार्ड के लिए स्लॉट है और जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। जनरली आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील्स नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फ्लैट टॉप भी नज़र आएगा। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं और सैटिन सिल्वर इंसर्ट्स भी हैं। जो कंट्रोल्स हैं बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आप इसे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स हैं यहाँ पर और ये जो 2 स्क्रीन्स आप देख रहे हैं
ये इसका जो इंटीरियर है इसमें और भी 4 चांद लगा देती हैं। ये 8 इंच स्क्रीन है और एक TFT स्क्रीन यहाँ पर 12.3 इंच की है और ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट करते ही ये जल उठते हैं। यहाँ पर आप जो मूड है उसके हिसाब से ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसे रेड, ब्लू या फिर ब्राउन कलर्स में चेंज कर सकते हैं। और ये जो व्हील आप यहाँ देख रहे हैं इसके द्वारा आप ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी डायल्स का ऑप्शन चूज़ किया है, तो मुझे बीच में स्पीडो और यहाँ पर टैको और यहाँ पर गियर सेलेक्टर के साथ साथ कुछ और टेल इन्फॉर्मेशन नज़र आएंगी। यहाँ पर अगर मैं पर्सनल में चला जाऊँ तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि ये जो दोनों तरफ फ्लैंक्स हैं यहाँ पर मैं क्या देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी टैको, राइट में टैको जो कि एक बार के तौर पे नज़र आ रहा है और यहाँ पर डिस्टेंस टू ड्राई, इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का साइन डाल दिया है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी ही नज़र आती है, ऑल्दो डिस्टेंस टू ड्राई आपको मिलेगा। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के लिए आपको स्टीयरिंग के पीछे स्टॉक के एंड पर लगा हुआ बटन दबाना होगा। इसके अलावा आपके पास एक मिनिमम मोड भी है जिसमें आपको प्राइमरीली सिर्फ स्पीडो नज़र आएगा और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मोस्टली वो छुप जाएगी। तो इसे आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ चेक के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं जिससे कि आपको एड ब्लू रेंज, सर्विस इंटरवल और ये अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ट्रिप को रीसेट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रिप जो है अभी मैंने 0 पे वापस सेट कर दी है। जो सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल है, बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है। ये स्टीयरिंग जो है ये आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का हुड है ये लेदर में फिनिश्ड है और सॉफ्ट टू टच है, यहाँ पर डबल स्टिचिंग है और ये जो मटेरियल है यहाँ पर ये भी हाई क्वालिटी है लेकिन सॉफ्ट टू टच नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है डैशबोर्ड का ये आपको लेदर में मिलता है और यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप पर कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग भी मिलती है। नीचे वाला पार्ट जो है ये पूरा प्लास्टिक का है। ड्राइवर और पैसेंजर साइड पर आपको वैनिटी मिरर्स विद लाइटिंग मिलेंगे और यहाँ पर टोल टिकट होल्डर भी है। ये बेस फील वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ नज़र नहीं आ रही होगी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ देर में। यहाँ पर आपको ये लाइट्स जो नज़र आ रही हैं ये बताती हैं कि कौन से पैसेंजर ने सीट बेल्ट पहन रखी है और किसने नहीं। जैसे मैंने ये अभी सीट बेल्ट पहन ली है तो यहाँ पर ये लाइट ऑफ हो गई है और बाकी लाइट्स ऑन है। इसके अलावा एयरबैग से रिलेटेड जानकारी भी आपको यहाँ मिलती है। ये दोनों यहाँ पर लाइट्स हैं और ये जो डोर और लाइट्स के कंट्रोल्स हैं वो हैं। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिलेगा। और अब चलिए हम लोग ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट टच बटन्स मिलते हैं, ये म्यूज़िक के लिए है। यहाँ पर आप अपना टेम्परेचर या क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर अगर वेंटिलेटेड सीट्स होती तो मज़ा आ जाता। ये एक फ़ीचर यहाँ पर मिसिंग है मेरे ख्याल से। इस तरह के कार्स में आजकल ये फ़ीचर कॉमन होने लगा है। और यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी एयर प्योरीफायर भी मिलता है, जहाँ पर आपको पॉलन फिल्टर के साथ साथ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और एक्टिव ओडोर फिल्टर भी मिलता है। और यहाँ पर आप इसे चाहें तो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सारे कंट्रोल्स यहाँ पर सॉफ्ट टू टच बटन्स के द्वारा ही है। यहाँ पर आप अगर मोड को चेंज करना चाहें तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करना होगा। नेविगेशन जो है ये आपके फ़ोन के द्वारा ही कंट्रोल होगा और ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मिरर लिंक कंपैटिबल स्क्रीन है। अब यहाँ पर आप जो पार्क असिस्ट देख रहे हैं ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ीचर है और पार्क असिस्ट में जाकर के आप पैरेलल या परपेंडिकुलर पार्क कर सकते हैं और साथ ही ये आपको किसी पार्किंग स्लॉट से बाहर निकलने में भी मदद करता है और ऑटोमेटिकली ये गाड़ी अपने आप को पैरेलल या परपेंडिकुलर पार्क कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी फीचर है जो कि C5 एयरक्रॉस आपको देता है। यहाँ पे आपको अंडर इन्फ्लेशन इनिशियलाइजेशन का एक बटन मिलेगा, यानी कि टायर में हवा आइडियल से कम है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक तरह का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। और यहाँ पर अगर आप व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मूड लाइटिंग के लिए, ब्राइटनेस के लिए एक ऑप्शन मिलेगी जहाँ पर आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर अटेंशन वार्निंग का सिस्टम भी मिलता है, जहाँ पर अगर आपके स्टीयरिंग इनपुट्स ज़रा वेग हो गए हैं तो आप एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए आपको एक वार्निंग मिलती है। और ब्लाइंड स्पॉट सेंसर जो है उन्हें आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं ताकि अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई है तो आपको मालूम पड़े। ये फीचर आप चाहें तो ऑन या ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो कैमरा है ये मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकता था। हालांकि यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, आप चाहें तो
ऑटो मोड में से चलाएं या फिर 180 डिग्री व्यू में इसे देखें, जहाँ पर आपको एक ज़्यादा वाइड व्यू मिलता है। आप इसे जूम व्यू में भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको दरअसल गाड़ी के एग्जैक्टली नीचे क्या है पीछे की तरफ वो नज़र आएगा। और ये स्टैंडर्ड व्यू है, लेकिन ये रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था। इस तरह की प्रीमियम गाड़ी में अगर ये एक ज़्यादा हाई रेस कैमरा होता जहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नज़र आती तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ से आप अगर सेटिंग्स में जाते हैं ऊपर, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आपको इस 12.3 स्क्रीन में क्या चाहिए उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आपको आपके पर्सनल स्क्रीन पर क्या चाहिए, मीडिया चाहिए, टेम्परेचर चाहिए या फिर ट्रिप कंप्यूटर चाहिए, राइट और लेफ़्ट में आपको क्या चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये एम्बियंस जो है ये मैंने जैसा आपको बताया था, रेड, ब्लू और ब्राउन कलर्स यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी ब्लू से इसे रेड में कन्वर्ट कर दिया है। ये ज़रा वक्त लगाता है, तो मेरे ख्याल से ये ज़रा और फास्ट हो सकता था। ये देखिए अभी रेड हो गया है। ऐसे ही आपके पास एक ब्लू कलर भी है। इसी तरह से ये जो ब्राइटनेस है इस रेड कलर की, इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लैंग्वेज और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके पास हैं, जहाँ पर आप सिस्टम इन्फो को या सिस्टम का जो डेटा है उसे रीसेट कर सकते हैं। तो ये जो सारी फीचर्स हैं यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा नीचे यहाँ पर आपके पास डेडिकेटेड कुछ बटन्स हैं टेम्परेचर के लिए, जहाँ से आप एसी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, डोर्स लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, रिसाइकल ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर ये डीमिस्टर और डीफॉगर के लिए भी बटन्स आपके पास उपलब्ध है। यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं आप। और ऑडियो सिस्टम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। सेगमेंट बेस्ट ऑडियो सिस्टम नहीं है, लेकिन काफ़ी क्लियर, काफ़ी अच्छी आवाज़ आपको आती है। और मिसाल के तौर पे मैं आपको एक डेमो ऑडियो सुनाता हूँ। यहाँ से आप सोर्स चेंज करके अपना ब्लूटूथ म्यूज़िक जो है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने ब्लूटूथ सेलेक्ट कर लिया है और मैं अब वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. बहुत ही क्लियर साउंड है यहाँ पर, बट पर्सनली मुझे Hyundai Tucson का जो ऑडियो सिस्टम है वो ज़रा बेहतर लगा। और ये जो बे है यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पर एक USB सॉकेट है, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट है यहाँ पर, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इको, स्पोर्ट और हिल डेसेंट कंट्रोल के लिए बटन्स। जो ड्राइव सेलेक्टर है ये बहुत ही विशिष्ट है यहाँ पर। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। मोड सेलेक्टर्स यहाँ पर हैं, और एक और स्पेस है यहाँ पर जो जनरली आप इस गाड़ी की चाबी को शायद रखने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर आप कुछ और सामान भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्विन कप होल्डर मिलता है जो एडजस्टेबल है, और यहाँ पर LED लाइट्स हैं जिससे कि आपको इसकी पोजीशन का हमेशा आभास हो। और साथ ही आर्मरेस्ट के नीचे आपको ये बड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है। जर्मन प्रीमियम कार्स में भी आपने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखा होगा। और ये छोटी ट्रे है जिसे आप निकाल सकते हैं, और फिर देखिए अंदर आप कितना बड़ा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर आप आराम से 2-3 बड़ी 1 लीटर की वाटर बॉटल्स रख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास लाइट है, और एक्टिव एयर फ्लो नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसके बॉटम पे हाथ रखेंगे तो ये ज़रा ठंडा महसूस होता है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। इस तरह की गाड़ियों में ये जो स्पेस है ये मेरे ख्याल से सबसे बड़े स्टोरेज स्पेसेस में से एक है। ये यहाँ पर इसका जो ग्लव बॉक्स है ये भी एक रीज़नेबल साइज़ का है, लेकिन ये एरिया जो है ये ऑक्यूपाइड है, और यहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़े ग्लव बॉक्सेस में से एक नहीं है। ये कूल्ड भी नहीं है। सीट बेल्ट्स एडजस्टेबल है फॉर हाइट। यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो राइट में आपको वाइपर स्टॉक्स और लेफ़्ट में लाइट स्टॉक्स मिलेंगे। नीचे क्रूज़ कंट्रोल के लिए बटन्स हैं, और जैसा मैंने बताया था ये बहुत ही इंट्यूटिव कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 6 एयरबैग्स मिलते हैं आपको, ट्विन फ्रंट, 2 फ्रंट साइड और कर्टन एयरबैग्स। इस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। 5 स्टार रेटिंग नहीं है, लेकिन 4 स्टार यूरो NCAP रेटिंग इसको मिली हुई है। तो एक रीजनेबली सेफ़ गाड़ी है ये। और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसकी एक्टिव सेफ्टी को भी काफ़ी एनहांस कर देती हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप इस टच स्क्रीन की बात करें तो ये इसका रिस्पॉन्स जो है ये काफ़ी अच्छा है। बेस्ट नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट है, लेकिन ये ठीक ठाक है, और इसकी विजिबिलिटी भी अच्छी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर UI और ज़रा बेहतर हो सकता था, क्योंकि ये सेटिंग वाला बटन अगर आप मिस कर जाएंगे तो कई बार कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐप भी आपको नहीं मिलती है, जिस तरह से बहुत सारी ऐप्स आजकल आपको दूसरे
कार्स में मिलती है, जिससे आप रिमोटली अपनी गाड़ी के कुछ फंक्शंस कंट्रोल कर पाए, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बट ओवरऑल ये जो इंटीरियर है ये बहुत ही टेस्टफुली अपॉइंटेड है। और ये जो सीट्स हैं यहाँ पर आपको लेदर के साथ साथ ये जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है ये बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर ग्रे, वाइट और ये ग्रे क्लॉथ के साथ एक बहुत ही सटल जो रेड स्टिचिंग है, ये सब मिलके इसे एक बहुत ही एस्थेटिकली अपीलिंग पैकेज बना देती है। सामने आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिश बहुत अच्छी है और जो एक्सपीरियंस है वो सारी गाड़ियों से अलग है। अब चलिए हम लोग पीछे देखते हैं कि पीछे कंफर्ट और स्पेस कैसा है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग खरीदेंगे जिन्हें पीछे बैठ करके इस गाड़ी में चलना है। अब आगे जहाँ सीट्स आपको प्रभावित करेंगी, पीछे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इस तरह का सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने शायद किसी और गाड़ी में नहीं देखा होगा। और वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपको ये डोर पैनल दिखा दूँ, जहाँ पर ऊपर आपको आगे की तरह सॉफ्ट टू टच मटेरियल नहीं मिलता है, ये हार्ड मटेरियल है, लेकिन ये यहाँ पर ज्योमेट्रिक शेप मिलती है। और डोर पुल्स वगैरह सब कुछ आगे की तरह ही है। एक छोटा पियानो ब्लैक इंसर्ट है यहाँ पर और बहुत ही बड़ा डोर पैनल है, जिसमें आप बड़ी बॉटल्स बड़े आराम से डाल सकते हैं। जो सीट हाइट है आगे से ज़रा ज़्यादा ऊंची है, तो छोटे कद के लोगों को शायद ज़रा तकलीफ़ हो, लेकिन यहाँ पर विंडो बहुत ही बड़ी है, जैसा मैंने आपको बताया था। और सबसे ख़ास बात इन सीट्स की ये है कि यहाँ पर आपको ये 33 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, जो कि तीनों ही इंडिविजुअली आगे पीछे स्लाइड होती हैं, यानी कि आप इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इन तीनों ही सीट्स पर आप अपना लेग स्पेस जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो यहाँ पर सफिशिएंट लेग और नी रूम आपको मिलेगा, लेकिन चूँकि इस गाड़ी का बूट स्पेस एक्सेप्शनल है और आगे भी जो जगह है वो काफ़ी खुली है, तो अगर आप नी रूम देखें तो ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा नी रूम है, हेडरूम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो नी रूम है ये थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था। और ये जो स्पेस यहाँ पर आपको ज़रा कम लग रहा है वो पीछे निकल के आता है, क्योंकि इस गाड़ी का बूट स्पेस जो है ये बहुत ही बड़ा है। अब ये जो सीट्स हैं इन्हें आप इस तरह से स्ट्रैप को यूज़ करके ज़रा कुछ हद तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको हल्की फुल्की एडजस्टेबिलिटी मिलती है। और यहाँ पर आप असल में 3 लोगों को अब्रेस्ट बिठा सकते हैं, क्योंकि ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वाइड गाड़ी है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारा स्पेस है। प्लस यहाँ बीच में अगर आप देखेंगे तो किसी तरह का कोई हम्प नहीं है और तीनों ही सीट्स प्रॉपर्ली बकेटेड है, यानी कि तीनों पैसेंजर्स बड़े आराम से लंबे डिस्टेंस के लिए जा सकते हैं। तीनों ही पैसेंजर्स को यहाँ पर हेडरेस्ट मिलता है। हेडरूम यहाँ पर बहुत अच्छा खासा है और आपको पीछे एसी वेंट्स भी मिलते हैं। एक यूएसबी सॉकेट आपको नज़र आएगा और उसके साथ आपको यहाँ पर फ्रंट सीट के बैकरेस्ट में ये मैगजीन होल्डर्स नज़र आएंगे। स्कूप्ड आउट के सीट्स हैं ताकि नी रूम ज़्यादा बढ़ सके, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स नज़र आएंगे आपको। थर्ड पैसेंजर के लिए एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलती है और उसे यहाँ पर स्टो किया जा सकता है और इसे इस तरह से पुल आपको करना होता है यूज़ करने के लिए। और ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस तरह से आप इस सीट बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दी गई है, तो पीछे आराम और सेफ्टी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। यहाँ पर एक जो चीज़ मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकती थी वो थी आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट जो कि जनरली आपको दूसरी गाड़ियों में मिलता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बीच में आपको ये 3 लाइट्स मिलेंगी और सेंट्रल लाइट जो कि क्लोज, ओपन या ऑलवेज ऑन की पोजीशन में आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा 2 रीडिंग लाइट्स भी आपको मिलती हैं। और ये उन एक्सेप्शनल कार्स में से है जहाँ पर आप एक्चुअली 3 लोगों को अब्रेस्ट बैठा करके लॉन्ग जर्नीज़ पे जा सकते हैं। यहाँ पर हेडरूम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गाड़ी सबसे ऊंची गाड़ियों में से एक है, तो वाकई में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है। डोर हैंडल के साथ आपको कोट हुक यहाँ पर नज़र आएगा। ये हेडरेस्ट जो है ये भी आपके आराम में इजाफा करेंगे और जनरली ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल रहेगी आपको। लेकिन अकेली अगर मुझे शिकायत यहाँ पर करनी हो तो ये नी रूम जो है ये शायद सेगमेंट लीडिंग नहीं है, ये ज़रा और बेहतर हो सकता था। बट इस गाड़ी का जो बेहतरीन सस्पेंशन है, इसका जो बेहतरीन इंसुलेशन है, उसके साथ ये गाड़ी वाकई में 5 लोगों को लंबे डिस्टेंस पर बड़े आराम से लेकर के जा सकती है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। और ये बूट जो है ये यहाँ पर मैं मैनुअली खोल रहा हूँ, लेकिन जो हायर वेरिएंट है शाइन, वहाँ पर आपको ये पावर्ड मिलता है और वहाँ पर आप ये लेग स्वाइप करके भी बूट को खोल सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है, आप सीधा सामान लोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लैट लोडिंग बे आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको लाइट मिलती है, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट नज़र आएगा,
यहाँ साइड में भी कुछ स्पेसेस नज़र आएंगे। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप इन कॉर्नर्स में देखेंगे तो आपको ये हुक्स भी नज़र आएंगे जिस पर आप बंजी कॉर्ड्स लगा सकते हैं। ये चारों कोनों में है, तो अगर आपको सामान को रोल होने से रोकना है तो बंजी कॉर्ड्स यहाँ पर आप टाई कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इस ट्रे को उठा देंगे तो नीचे आपको फुल साइज्ड स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि अलॉयज़ पे है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी कि इस गाड़ी को आप निश्चिंत होकर के अपनी फैमिली के साथ रिमोट एरियाज़ में भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका टायर पंक्चर होता है तो आपके पास एक प्रॉपर स्पेयर व्हील अवेलेबल रहेगा एट ऑल टाइम्स। ये बूट स्पेस जो है ये इस सेगमेंट के लिए यानी प्रीमियम सेगमेंट में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 580 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है। MG हेक्टर में आपको ज़रा ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर आप इन तीनों सीट्स को आगे कर दें तो 720 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा, और अगर आप सारी सीट्स को गिरा दें तो आपको 1630 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस मिलेगा, जो कि वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। और ये गाड़ी अगर आप एक बहुत लंबे हॉलीडे पर जाना चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ तो आइडियल है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है और यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों, कीमत मुझे मालूम नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको इस गाड़ी को लेना है या नहीं लेना है, तो आपको मार्च के पहले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब ये गाड़ी जो है इसकी प्री बुकिंग्स चालू होंगी और उसी वक्त के आसपास इसका लॉन्च भी होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसका प्राइसिंग जो है 25 to 30 लाख रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, जहाँ पर ये सीधा कंपटीशन देगी Hyundai Tucson को और जीप कंपास को। लेकिन जीप कंपास एक 4x4 भी है और उसका जो नॉन 4x4 वर्जन है वो काफ़ी सस्ता भी आता है, तो शायद वहाँ पर डायरेक्ट कंपटीशन ना हो 4x2 वर्जन के साथ। लेकिन Hyundai Tucson का ये एक डायरेक्ट कंपटीशन है। इसके साथ आप चाहें तो इसे हैरियर या फिर हेक्टर के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको स्पेक टू स्पेक ही जाना है। लेकिन ये एक ज़्यादा प्रीमियम कार है, अंदर बैठ कर के आपको डेफिनेटली एक अलग ही किस्म का फील आएगा। और आपको अगर एक बहुत ही कंफर्टेबल कार चाहिए, बहुत ही स्पेशियस कार चाहिए, एक ऐसी कार जो कि आपको वाकई में लंबे डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखे, एक ऐसी कार जो कि न सिर्फ बहुत अच्छा राइड करे बट बहुत अच्छा हैंडल भी करे, तो ये गाड़ी जो है ये डेफिनेटली वर्थ रिकमेंडिंग है। एक बार प्राइसेस आ जाएं तो अगर प्राइसेस ठीक है Hyundai Tucson की रेंज में है, उससे थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, जो कि एक्सटेंडेबल भी है। बट अभी हम लोग Citroën की सेल्स और सर्विस की क्वालिटी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक नई कंपनी है और इसका जो नेटवर्क है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको डिसाइड करनी होगी डिपेंडिंग ऑन कितना पास डीलरशिप या फिर सर्विस स्टेशन है उस लिहाज से, और वहाँ पर क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमको मालूम पड़ेगी। बट ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। आप फिट फिनिश की बात करें, आप इसकी ड्राइव फील की बात करें, कंफर्ट, इंजन, ट्रांसमिशन, इंजीनियरिंग, हर एक चीज़ में यहाँ पर Citroën ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। कुछ छोटे मोटे फीचर्स मिसिंग है, लेकिन Citroën ने उसको कुछ नए फीचर्स दे करके, जैसे कि ऑटो पार्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरह की चीज़ें दे करके कवर अप भी किया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, और अगर कीमतें इसकी अच्छी हुई तो ये गाड़ी डेफिनेटली भारतीयों को काफ़ी रास आएगी, क्योंकि कंफर्ट यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पैमाना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वो बटन ज़रूर दबा दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और हमेशा अपनी सर्चेस के आगे मोटरराइड्स लगाइए, ताकि हम लोग आपके सर्चेस में अपीयर हो सकें और आप हमारा कंटेंट जो है खोज सकें। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।